अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का जो हम कोर्स कर रहे थे उसमें स्टार्ट की हमने रिस्ट्रिक्शन देख ली, हमने उसमें देख लिया कि उसका इंट्रो क्या था। हमने देखा कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। फिर हम देखा कितनी तरह की वेबसाइट होती है, स्टैटिक, डायनामिक। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर पढ़े, MVC आर्किटेक्चर, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, बीच में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का हमने कंसेप्ट देखा। उसके बाद हमने देखा क्लाइंट टेक्नोलॉजी और सर्वर टेक्नोलॉजी। उसके बाद अब हम आ गए HTML का अब हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया कि अब हमने HTML सीखना है जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो HTML के सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको ले लें और उसके बाद फिर हमने उनको अप्लाई करना है कि किसी भी तरह की सिचुएशन है, किसी भी तरह की वेबसाइट का अगर हम डिस्प्ले बना रहे हैं तो किस तरह बनाएंगे। तो उसके एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल और डेप्थ में पढ़ना है ताकि सिर्फ यहाँ तक ना रहे कि हमने सिर्फ वेबसाइट बनानी, वेबसाइट बना के हम फ्री हो जाएं। वेबसाइट आगे हमने अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो किए जाएंगे कि इस वेबसाइट में ये जो आपने HTML यूज़ किया इसका ये फ़ीचर क्या है, तो हमें पता हो। एक एक चीज़ जो हम अप्लाई करें वो हमें पता हो। अगर कोई चीज़ हम अब नहीं अप्लाई करें, इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमें पता हो कि क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करनी है। अब इसके नोट्स हमने स्टार्ट किए। नोट्स नंबर 1 HTML, इसमें HTML का इंट्रोडक्शन है। इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइवन era, it has become essential to have an insight into how the website to interact with daily are structured and develop। अब हमने इसमें देखना है कि डेली तौर पे हमने जो भी सर्च करना हो हम खोलते हैं, गूगल सर्च करना हो गूगल पे खोलते हैं, कोई वेबसाइट आगे खोलनी है वेबसाइट खोली, उसको इनरोल किया, गो थ्रू किया, इंफॉर्मेशन ली, स्टैटिक भी डायनेमिक भी हम यूज़ करते हैं, लॉगिन करते हैं पेजेस पे, इतनी सारी जगह। और अब तकरीबन काफ़ी सारे ऐप इस तरह हैं कि एप्लीकेशन के अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट ज़रूरी हो गई है क्योंकि मेजॉरिटी वेबसाइट पे चल रही है। जो भी चीज़ हमने अगर लॉगिन करनी होती है तो उसकी वेबसाइट अवेलेबल है। अगर हम इस टाइम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। पहले वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं, उस वेबसाइट से हम उनको डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वेबसाइट के अंदर है, अवेलेबल है हमारे पास। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम जस्ट सिस्टम में डाउनलोड वैसे भी कर रहे थे, लेकिन वेबसाइट के ऊपर भी अब हमें उनके लिंक्स मिलते हैं डाउनलोड करने के, यानी कि वेबसाइट इतनी कॉमन यूज़ होने लग गई है। अगर हमने कुछ डाउनलोड करना होता है हम प्ले स्टोर पे पहले जाते थे, जाके वो चीज़ लिखते थे, हमें मिलती थी। अब इस तरह नहीं होता। अगर कोई चीज़ हम प्ले स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हमें सामने डिस्प्ले पर नहीं आ रही होती, हम उसको वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, वेबसाइट पर वो अवेलेबल होती है। अब HTML के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हम रेगुलर जिन वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ हुए हुए हैं। अब हमें वो भी देखना है क्योंकि हमें वेबसाइट बनानी है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की एब्रीविएशन हमें पता लग गई। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाइडली नॉन एज HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ बिलियंस ऑफ प्रिवेलिंग वेबसाइट्स। ये क्या देती है? हमें स्ट्रक्चर देती है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हमने क्यों यूज़ करनी थी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए। अब HTML हमें क्या देती है? उसका स्ट्रक्चर देती है कि किस स्ट्रक्चर में वेबसाइट का डिस्प्ले शो हो। इन दिस आर्टिकल वी विल लर्न HTML इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML hypertext markup language is a combination of hypertext linking of web pages and markup language which uses text to define content within a document. Thus HTML is used to structure the web pages and display them to the user. इंट्रोडक्शन में मेजर जो कंसेप्ट था फर्स्ट पैराग्राफ में शो करवाया गया कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग करना होता है। हमने टैग्स यूज़ करते हैं, हम मार्कअप लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए और उनको डिस्प्ले कराने के लिए। HTML यूज टू स्ट्रक्चर द वेब पेजेस। जो हमारा वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अभी सबसे पहले ये कंटेंट आएगा, सेकंड में ये कंटेंट आएगा, थर्ड में ये आएगा, किस किस तरह वो डिस्प्ले होगा, इन सब चीज़ों को सेट करता है। इट इज़ मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग HTML एंड रिडेंडर्ड ऑनटू द ब्राउज़र। ब्राउज़र पे हमारे पास अवेलेबल हैं ये सारी वैसे भी वेबसाइट्स जो कि हमारे पास HTML से बनी है। HTML की वर्जन हिस्ट्री क्या है? HTML वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन द लेट 1990 सेंचुरी। 1990 में HTML का बनी थी। और एक और हमने देखा था कि इंटरनेट का कंसेप्ट कब आया था। इंटरनेट का कंसेप्ट भी 1990 से स्टार्ट हुआ था, वाइड एरिया नेटवर्क का, और HTML का भी तभी हुआ था। एंड सिंस
then has developed for a small number of text to a complex markup framework. उस टाइम कम्प्लेक्स नहीं थी, ये बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट स्टार्ट में था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसे जैसे इसके अंदर स्कोप आता गया मज़ीद ये यूज़ होने लग गई। इट हैज़ इनेबल्ड द डेवलपर टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेजेस। इसने क्या किया कि इसने डेवलपर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो अच्छे से अच्छे वेब पेजेस डिज़ाइन करें। पहले तो होता सिंपल डिस्प्ले आ जाता था, लेकिन इसके बाद इसने क्या हमें वेब पेजेस में दे दी, एनिमेशन दे दी हमें उसने, साउंड, रिमिक्स ऑफ ऑल सॉर्ट। यानी कि पहले तो सिंपल वेबसाइट्स हो जाती थी, डिस्प्ले आ जाता था, जो रिटन फॉर्म में टेक्स्ट होता था, कंटेंट होता था वो लिखा है। लेकिन अब इसने क्या किया कि हमारा जो स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर के अंदर इसने हमें डिज़ाइनिंग प्रोवाइड की कि हम उसको किस तरह बेस्ट टू बेस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। We will consider most recent version of HTML5 related on 22 October 2014 and its current version is 5.2 in 2017. HTML5 था जो 22 अक्टूबर 2014 में हुआ था, लेकिन अब जो करंट यूज़ हो रहा है 5.2 है, यानी कि 5.2 इस टाइम मेजॉरिटी यूज़ कर रही है। वाई लर्न HTML क्यों सीखनी? हमने ये हमारी ऑलरेडी बात हो गई थी कि HTML हमने क्यों सीखनी है, क्योंकि हमें वेबसाइट का डिस्प्ले शो कराना है। जब हमने डिस्प्ले शो कराना है तो वो किसी न किसी स्ट्रक्चर में होगा, अनस्ट्रक्चर फॉर्म तो नहीं हम डिस्प्ले करा सकते। कोई लाइन कहीं जा रही है, कुछ कहीं जा रहा है, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा जो डिस्प्ले होगा। HTML इज टर्म्ड एज द कोर और स्केलेटन ऑफ द इंटरनेट और ब्राउज़र। ये क्या है? स्केलेटन है, एक ढांचा बनता है जिस पे हमने सारा काम करना होता है। हमने क्या कर दिया, एक हमने ढांचा तैयार कर लिया, अब उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। It is further used with CSS, JavaScript, PHP and other technologies to provide dynamism to a website. As the page suggests, hypertext refers to cross-referring between different related sections of web pages on the World Wide Web. इसमें हमने ये देखना है कि हमने HTML यूज़ क्यों करना है। HTML लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप होते हैं जिसमें कहते हैं हम ये चीज़ मार्क कर देंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हमारी लिमिट है। उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं, उसके लिंक्स बता देते हैं, भाई इस चीज़ का इस चीज़ के साथ लिंक है, सारा हमने बता देना होता है। अब ये था HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी ये पहले भी बात हुई थी कि HTML की जो है वो कंपाइलेशन नहीं होती, उसका सोर्स कोड की कंपाइलेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि सोर्स कोड उसका कोई आउटपुट शो नहीं करता, कंपाइलेशन नहीं होती। फिर हमारा सवाल था कि जब HTML की कंपाइलेशन नहीं होती तो फिर वो एग्जीक्यूट कैसे करता है? तो वह एग्जीक्यूट करता है हमारे ब्राउज़र पे, जिसका कंसेप्ट लास्ट आपको क्लाइंट और सर्वर टेक्नोलॉजी में ब्रीफ किया। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके आप चेक कर लें और देख लें। एप्लीकेशन ऑफ HTML, अच्छा HTML थी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। अब इसका थोड़ा सा इधर भी ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्लाइंट्स HTML क्योंकि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है कि वहीं पे सोर्स कोड एग्जीक्यूट हमारे पास हो जाता है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका जब भी HTML की बात होगी तो हमें पता लगेगा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML है या CSS जो भी हमारे पास यूज़ हो रही हैं, एक कंसेप्ट जो हमारी क्लाइंट साइड पे होगा तो वह एग्जीक्यूट किस पे होगा? HTML क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, और जो भी हमारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है वो हमेशा ब्राउज़र से एग्जीक्यूट होगी। जब हमने किसी वेबसाइट को सर्च किया सर्वर पे, जब हमने किसी वेबसाइट को सर्च किया उस सर्वर पे अगर गई तो वापस से उसने सोर्स कोड क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट साइड ने ब्राउज़र पे जाके उसको एग्जीक्यूट किया। जो भी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी होगी वो ब्राउज़र की हेल्प से एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी। एप्लीकेशन ऑफ HTML, नेविगेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन ऑन वेब। नेविगेशन क्या को हम देख लेते हैं। हाइपर लिंक्स आर क्रिएटेड दैट कैन बी यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द डिफरेंट वेब पेजेस। एक हाई लेवल पे लिंक्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड तौर पे इंटरनेट के साथ वेब पेजेस कनेक्ट होते हैं। इसी तरह वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होती है। वेबसाइट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि उसमें कहाँ यूज़ होती है। टू क्रिएट एनी वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है? यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से, फ्रॉम द स्टार्ट। स्क्रैच से हम वेबसाइट डिस्प्ले कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में इंटरफेस है। डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन ऑन वेब, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है उन वेबसाइट्स। अब जैसे हमने कहा कि स्ट्रक्चर बनाता है तो उसका टाइटल, हेड, बॉडी बताता है, बॉडी कहाँ है, टाइटल क्या है, हेड क्या है, उसका स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ डिस्प्ले करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इमेजेस ऑन अ वेब पेज, हमारे पास वेब पेज इमेजेस शो करता है। क्लाइंट साइड स्टोरेज को मैयर करता है।
user cookies was using with the advent of HTML5 it's now possible to store the data using browser local storage and IndexedDB। उसने अगर क्लाइंट साइड की जो स्टोरेज होता है उसको मैनेज करता है, क्योंकि HTML क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, तो क्लाइंट साइड पे जो भी चीज़ परफॉर्म होती है, जो भी चीज़, तो उसकी स्टोरेज को मैनेज करता है कि इतना ज़्यादा हैवी स्टोरेज का हमारी वेबसाइट ना हो जाए कि जब उसको ओपन करें तो लोडिंग होती रहे, कि इंसान बैक ही करते कि ये नहीं खुल रही वेबसाइट। उसकी स्टोरेज को मैनेज करना है कि वो एफिशिएंट हो। ऑफलाइन स्टोरेज विद HTML एप्लीकेशंस mechanism it is possible to store data even when the user is offline, this is supported by अच्छा। अब इसमें ऑफलाइन स्टोरेज को भी मैनेज करता है कि अगर यूज़र ऑफलाइन है तब भी स्टोरेज, जैसे हम एक चीज़ की एक्सेसिबिलिटी कह देते हैं कि हमने इसको ये नीचे कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, तो इस चीज़ की डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। इस चीज़ की डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। ऑफलाइन स्टोरेज में गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है। HTML5 के HTML हैज़ इवॉल्व विद न्यू एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स। जो पहले HTML था, जैसे जैसे वर्जन चेंज होते जाते हैं, न्यू वर्जन्स आते जाते हैं, उनमें मज़ीद एवोल्यूशन होती जाती है। हमारा ये क्या था, डिज़ाइनिंग के लिए था। डिज़ाइनिंग में क्या होते हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, न्यू एलिमेंट्स। HTML5 में उन्होंने न्यू एलिमेंट्स डाले। HTML5 उसके बाद अब चल रहा है HTML5.2 5.2, तो उसमें मज़ीद उन्होंने इन्हेंस किया। सब कुछ करते करते आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद फ़ीचर्स इंक्रीज़ होते गए, और अब हम अगर कोई वेबसाइट देखते हैं तो वो इतनी ग्राफिकली और ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, क्रिएटिविटी, एनिमेशन, सब कुछ उसमें यूज़ होती है। फीचर्स क्या हैं HTML5 के? न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स लाइक हेडर, फुटर, सेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए, न्यू हेडर, फुटर्स उन्होंने हमें दिए हैं। पहले हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड थे स्टॉक, जैसे हमारे पास मज़ीद HTML का वर्जन आया, मज़ीद अच्छे हुए। पहले हमारे पास स्टॉक लिमिट थे, भाई ये हेडर है, ये फुटर है। जैसे हम क्या लेते हैं कि हम अगर ग्राफिक्स पे आते हैं तो ग्राफिक्स में हमारे पास कैनवा होता है और कैनवा प्रो होता है। हमें कैनवा में हमारे पास कम होते हैं, जब हम कैनवा प्रो पे जाते हैं तो मज़ीद ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह उसने खुद को इन्हेंस किया और ज़्यादा फीचर्स दिए। देयर इज़ अ प्रोविजन टू ऐड मल्टीमीडिया ऑन टू द वेब पेजेस यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो टैग्स। इसमें हमने टैग यूज़ किए। टैग्स को भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। विद द टैग ऑन टॉप the developer can easily provide the user with the facility to grab an object on the web page and release it as the preferred location। इसने क्या किया, ड्रैग और ड्रॉप का ऑप्शन दिया कि हम कोई भी एलिमेंट्स को उठा के कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। मैंने इस पिक्चर, मैं यहाँ से जाऊँ, इंसर्ट पे जाऊँ, पिक्चर यहाँ पे मैं करूँ तो फिर मैं यहाँ रख सकती हूँ, यहाँ रख सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं उसको कहाँ सेट करूँ। उसको कहीं से भी उठा के कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। There was facilitated by using Query और JavaScript प्रोग्रामिंग। JavaScript, इसने HTML ने अपने साथ JavaScript को यूज़ किया। JavaScript की प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए उसने क्या किया, हमारे पास के वेब पेजेस में उसने ड्रैग और ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल की। डाटा कैन नाउ बी स्टोर्ड ऑफलाइन यूजिंग स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड SQL हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा बताती जाती हूँ। जब हम कोई चीज़ पुट करते हैं, पहले भी हमारा थोड़ा सा डिस्कस हुआ था डेटाबेस। जब भी हम कोई चीज़ पुट करते हैं, हमने एक चीज़, अगर हम एक डायनेमिक वेबसाइट ले रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट के डिस्प्ले में हमारे पास समझ लें लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन पेज में जब हमने जो इन्फॉर्मेशन दी और लास्ट में ओके किया, जब हम वो ओके करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं जाके स्टोर होगी। और उस स्टोरेज के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होती है। डेटाबेस क्या होता है, यानी कि जो हमारे डाटा को मैनेज करता है अपने पास, जब हम ऑफलाइन होते हैं तब उसको स्टोर करता है। ऑफलाइन ऑनलाइन है, उसको स्टोर करता जाता है। अगर वो हम ओके कर दें, हमारे पास पीछे डेटाबेस ना हो, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पीछे कहीं भी नहीं जा रही, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब लॉगिन करते हैं, हमारे पास लॉगिन किसी भी वेबसाइट पे किया जाता है तो उसका जो डाटा होता है पीछे डेटाबेस से कनेक्टेड होता है डायनेमिक वेबसाइट में। क्योंकि सिर्फ डायनेमिक स्टैटिक में ही फ़र्क है। डायनेमिक जो होती है उसमें डाटा की रिस्ट्रिक्शन, स्टैटिक में डाटा की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डायनेमिक में डाटा की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसमें लॉगिन होता है, उसमें और मज़ीद काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, नेम का एलिमेंट आ जाता है, उसमें हम नेम लिखते हैं, तो हमारा डाटाबेस जाके मेंटेन होता है। अब डाटाबेस मेंटेन होने के लिए डिफरेंट वो लैंग्वेज हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड इसको क्यों कहा गया है, यहाँ से स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। हमारे पास ओरेकल है, बहुत सारे डाटाबेसेस हैं जो हम इस टाइम मार्केट में यूज़ हो रहे हैं।
ये इसका फीचर है। द बैकवर्ड वर्जन्स ऑफ HTML यूज कुकीज़ टू स्टोर द एप्लीकेशन। अब इसमें डाटा की स्टोरेज, जब हम ऑफलाइन होते हैं तो हमारा जो डाटाबेस होता है उसमें डाटा आराम से पड़ा रहता है और वो मैनेज हो रहा होता है। ये नहीं होता कि किसी को ऑनलाइन बैठ के उसको देखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं द बैकवर्ड वर्जन्स ऑफ HTML यूज कुकीज़ टू स्टोर डाटा एप्लीकेशन डाटा विच वाज इंक्लूडेड इन एवरी सर्वर रिक्वेस्ट। विद advent of HTML5 data can now be stored locally with the browser with more security। पहले हमें कुकीज़ लेने पड़ते थे, हमें सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी हर बार, लेकिन अब क्या होता है कि हमारे ब्राउज़र में भी वो डाटा सेव हो जाता है। हमारी इतनी एफिशिएंट हो गई, यानी कि न्यू फीचर आया, उसने न्यू इन्हेंसमेंट दी। कैनवास i.e. 2-dimensional surface can be programmed using JavaScript has been introduced। हमारे पास कैनवास है जिसमें हमारे 2-dimensional सरफेस को हमने प्रोग्राम कर लिया, यानी कि HTML के साथ जब न्यू फीचर आए HTML के और जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाई गई तो इसके अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट है। ऑडियो एंड वीडियो कैन बी एम्बेडेड ऑन द वेब पेजेस विदाउट एडिंग एनी थर्ड पार्टी प्लगइन्स। पहले हमें क्या होता था, पहले अगर हमें करवाना पड़ता था तो उसमें लिंक्स अवेलेबल कर दिए जाते थे, उसमें सिर्फ लिंक दे देते थे, भाई ये यहाँ चीज़ पड़ी है कि यहाँ जाके देख लें, साथ एक लिंक अटैच करते थे वो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ही अंदर। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऑडियो हो वीडियो वहीं पे इंसर्ट कर देते हैं कि डायरेक्ट हमें एक लिंक खोल के एक थर्ड पार्टी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं से उस चीज़ को शो करवा सकते हैं। जियो लोकेशन, द जियो लोकेशन ऑफ API कैन बी यूज टू गेट और शेयर द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेटर ऑफ अ यूज़र। इसने हमें जियो लोकेशन का दिया, प्रोवाइड की, जो पहले हमारे पास नहीं थी। माइक्रो डाटा टू डिफाइन योर ओन कस्टमाइज्ड एलिमेंट्स। माइक्रो डाटा का इसने हमें दिया। माइक्रो होता है छोटा सा वो डाटा जो हम खुद से एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसने हमें वो स्पेस भी दी, आप अगर चाहें आप खुद से भी वर्किंग कर सकें। HTML5 इज़ बैकवर्ड compatible and is widely used for closed platform development, i.e. can be used in different computers with different software packages। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस में हमें अवेलेबल होती है। रिमूव्ड एलिमेंट्स इन HTML5। अब इसमें हमने क्या क्या एलिमेंट्स HTML5 में क्या क्या एलिमेंट्स रिमूव किए, हमने मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड की और जो हमें लगा कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमने उन्हें रिमूव भी किया। अब उन रिमूव पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, अगर हम वो चीज़ें देखें तो इसमें था एक्रोनियम। दिस एलिमेंट स्पेसिफाइज द यूजेज ऑफ एब्रीविएशन विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। ये हमें क्या करता था, एब्रीविएशन को स्टोर करता था। अब एलिमेंट्स हैज़ रिप्लेस इट। अब एक न्यू हमने एक्रोनियम की जगह ये यूज़ किया जिसको हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ थी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। आगे जब हम इन्हें यूज़ करेंगे, जब हम एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे तब हमें इनका पता लगेगा। एप्लेट आपने ये नहीं लेना कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये है वो है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इन चीज़ों को गो थ्रू करना है, अपने माइंड में ये सेट कर लेनी है। जब हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स, अब यहाँ पे कहा कि एलिमेंट्स रिमूव किए, जब हम एलिमेंट देखेंगे कि हमारे पास अब इस टाइम क्या एलिमेंट्स अवेलेबल है न्यू फीचर्स में, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, तब हमें समझ आएगी। एप्लेट दिस टैग वाज यूज्ड अंटिल HTML4 टू स्पेसिफाई अ प्लगइन। A plugin is an additional program that enhances the functionality of the browser। अभी क्या था, एक एडिशनल हम प्रोग्राम लिखते थे, उसको क्या करते थे, ब्राउज़र पे पुट करते थे, जो क्या करता था, जो हमारा काम हो रहा है उसकी जो फंक्शन हो रहे हैं उनको मज़ीद अच्छा करता था। ये यूज़ होता था HTML4 तक, उसके बाद अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब जो हमारा ब्राउज़र है, पहले हमें क्या करना पड़ता था, हमें सर्वर के पास जाना पड़ता था, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी हर दफ़ा पे। लेकिन अब क्या किया कि हर एक चीज़ के लिए हमें सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अभी हमने क्या पढ़ा, HTML4 में जब पहले था कि हमें जो चीज़ होती थी हमें सर्वर के पास जाना पड़ता था, यानी कि हमें सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब हमने क्या कहा कि HTML5 आया, हमारे पास न्यू वर्जन है, हमने न्यू चीज़ें की, तो HTML को क्या किया, अब उसे सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, अगर वो सर्वर के पास ना भी जाए तब भी हो जाएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। विच इज़ अ कंटेनर फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इट यूज टू रन अ जावा एप्लेट। HTML5 uses ऑब्जेक्ट टैग इंस्टेड विच आर कंसिडर फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अभी क्या करता है, एप्लेट की जगह ये ऑब्जेक्ट टैग को यूज़ करता है। बेस फॉन्ट, दिस टैग वाज यूज्ड अंटिल HTML4 टू स्पेसिफाई द फॉन्ट एट्रीब्यूट्स सच एज फॉन्ट family, font size, font color. In HTML5 all the attributes related to the font manipulating using CSS which can be included in the style।
अब इसमें क्या था, फैमिली था, फ़ॉन्ट साइज़ था, फ़ॉन्ट कलर था, ये इतने सारे बेस फ़ॉन्ट यूज़ होता था, लेकिन HTML4 तक यूज़ हुआ। अब इन्होंने इसे चेंज कर दिया, किस में ले आए, अब ये किस चीज़ से होता है, CSS से हो जाता है। अब HTML इस चीज़ को नहीं करता, उसने इसको क्या कर दिया, CSS में कन्वर्ट कर दिया, किस सेंटेक्स से, स्टाइल की, बिग सेंटर, ये हमारे पास यूज़ होते थे। द टैग्स हैव आल्सो रिप्लेस्ड बाय द CSS प्रॉपर्टीज। बिग टैग डिफाइंस अ बिगर टेक्स्ट विच कैन बी यूज्ड, सेट अ फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट्स ऑफ CSS एंड सेंटर यूज्ड व्हेन द टेक्स्ट हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड विद द टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, पहले हमारे पास क्या यूज़ होता, बिग यूज़ होता था, सेंटर यूज़ होता था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, HTML ने इसको ख़त्म कर दिया और इसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि HTML ने अपने अंदर जो मतलब ओल्ड फीचर्स थे उनको ख़त्म करते हुए उनको रिप्लेस कर दिया CSS की प्रॉपर्टीज़ है। अब क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर प्रॉपर्टी ऑफ CSS। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास है कि हमने उसको सेट कर दिया, हमने ये नहीं जाके हम टेक्स्ट पे सेंटर करो, बिग करो और ये करो, हमने इतने सारे फीचर्स पे नहीं गए, हमने डायरेक्ट यहाँ से उठाया, अलाइनमेंट सेट कर दी। This tag was used by until HTML4 to dictionary list. In HTML5 the UL tag is used instead. क्या किया, पहले हमारे पास डिक्शनरी में जाना पड़ता था, लेकिन हम हमने उस टैग को भी चेंज कर दिया UL से। While elements that has removed are font, CSS, font color used instead, frame set, no frames, iframe tag used instead, frame की जगह, strike की जगह del tag, s tag used instead. New elements in HTML5 article. अब जो न्यू एलिमेंट्स आए हैं उनको हमने मज़ीद अच्छे से देखना है और डिस्कस करना है, क्योंकि ये हमारे पास यूज़ होंगे। जो रिमूव हो गए उनको इतना स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो यूज़ हो रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। इट रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। आर्टिकल क्या होता है, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होता, कभी भी हमारा आर्टिकल डिपेंडेंट नहीं होता। हमारी जो बुक होती है, अगर हम एक चीज़ की बुक लिख रहे हैं तो वो बुक डिपेंडेंट होगी, लेकिन जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो वो डिपेंडेंट नहीं होता। आर्टिकल एक टॉपिक से रिलेटेड हम इंडिपेंडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रीयूजेबल, इट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइट। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ स्टोरी, ब्लॉग पोस्ट, कमेंट। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट नहीं होता। आर्टिकल का हमने देख लिया। उसके बाद असाइट, इट कंटेन्स द कंटेंट विच इज स्लाइटली रिलेटेड टू द प्राइमरी कंटेंट एक्ट्स एज अ हाईलाइटेड टू द मेन इंटेंट। इट यूजली कंटेन्स रेफरेंसेस डिटेल्स ऑफ द अदर कंटेंट। असाइड अब हमारे पास किस लिए यूज़ हुई, यानी कि हमने वो चीज़ रिमूव की जो एफिशिएंट नहीं थी, जो हमारे लिए नहीं इतनी यूज़ हो रही थी, और कुछ जो हमारे पास यूज़ होनी थी लेकिन थोड़ा सा वो अननॉर्मलाइज फॉर्म में थी, तो हमने उनको CSS में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें असाइड का क्या ऑप्शन होता है, असाइड के थोड़ा सा हम कंसेप्ट ले लेते हैं, इससे हट जाते हैं। जैसे हम साइट टेबल करते हैं, उस पर हमने मेन एलिमेंट्स अपने रखे हुए थे जो हमें नीड होते हैं। इस तरह यह असाइड, यानी कि साइट पे हमने अपनी मेन चीज़ों को रखा हुआ। इसमें क्या होता है, जो मेन इंटेक्ट होता है, यानी कि कंटेंट और द डिटेल्स, वो क्या करते हैं, हमने उसको साइट पे फिक्स करके रखा हुआ है। ऑडियो, इट इज़ यूज टू ऐड एन ऑडियो द वेब पेज। पहले ऑडियो का ऑप्शन नहीं था, जैसे आपको बताया कि पहले डायरेक्टली हम ऑडियो और वीडियो पुट नहीं कर सकते थे ऑडियो की। इसने क्या किया, फिगर, इट प्लेस अ सेकेंड सेल्फ कंटेन कंटेंट सच एज ग्राफिक्स, इमेज, इलस्ट्रेशन। हमारे पास पहले ये नहीं अवेलेबल थी इस तरह जैसे अब अवेलेबल हैं। आपको कहा गया कि उसने एनिमेशन को इन्हेंस किया, HTML5 ने हमारी एनिमेशन को इन्हेंस किया, इसके अंदर इमेजेस, ग्राफिक, इलस्ट्रेशन मज़ीद हमने अच्छे से किया। इट्स पोजीशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन फ्लो एंड इज़ रेफर टू अ सिंगल यूनिट। वो कहते हैं मेन फ्लो से लेके सिंगल यूनिट तक क्या सब कुछ इंडिपेंडेंट था। फिगर टैग कैन बी यूज टू मार्क अप एन इमेज। फिगर टैग किस लिए यूज़ होता था, इमेज के लिए यूज़ होता था। अब हम फिगर से हमें पता लग गया ग्राफिक्स में इलस्ट्रेशन ये। अब आपने उन एलिमेंट्स को याद रखना है जिनकी एडिशन हो। इट इज़ यूज टू पिक कैप्शन, इट इज़ यूज टू असाइन अ कैप्शन। फिगर हुआ, फिगर किस लिए यूज़ हुआ, फिगर हमारे पास किस लिए यूज़ हुआ, फिगर होता है जैसे ना कोई भी फिगर एलिमेंट्स हमने यूज़ किया ग्राफिक्स इमेजेस के लिए। अब फिगर कैप्शन किस लिए यूज़ हुआ, यानी कि हमें पता लग गया कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, कैप्शन को असाइन करने के लिए हो रहा है। फिगर एलिमेंट के कैप्शन को, यानी कि जो भी हमारे पास फिगर है उसके एलिमेंट को डिफाइन करने के, जो हमारे पास फिगर है उसके कैप्शन को डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल इमेज कैन बी मार्क्ड अप यूजिंग द फिगर एलिमेंट एंड फिगर कैप्शन कैन बी यूज टू असाइन अ कैप्शन। यानी कि एक इमेज है और उसका जो कैप्शन हमने देना है, तो फिगर कैप्शन जब हम यूज़ करते हैं जब हमें इमेज के साथ कैप्शन भी लगाना होता है।
ऑडियो का था, ऑडियो पुट करने के लिए। असाइड का था यानी कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे हम बुक लिखते हैं तो उसका ऑर्डर, उसके बारे में वो कब पैदा हुआ, कब वफात पाई, ये चीज़ें आ जाती हैं। आर्टिकल क्या होता है, यानी कि इसमें हम ब्लॉग लिख सकते हैं खुद से, हम इसके अंदर आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करें, उसकी डिज़ाइन में एक आर्टिकल पुट कर दें, कोई ब्लॉग पोस्ट लगा दें, कमेंट लगा दें, कोई भी एडिशनल डिटेल्स जो हमारे वेबसाइट को इन्हेंस करे। उसके बाद हेडर फुटर। हेडर फुटर तो सिंपल सी चीज़ है, इट कंटेन्स द इंट्रोडक्शनरी कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो हमारे पास हेडर होता है वो हमारे पास ऊपर डिस्प्ले होता है, जो फुटर होता है वो नीचे डिस्प्ले होता है। इसके अंदर आप लास्ट में आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया। फुटर में आप लिख सकते हैं आपने ये कहाँ से लिया, मतलब इस बुक से आपने ये आर्टिकल लिया या समथिंग, ये आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली। तो हेडर फुटर में उसमें हमने इंट्रोडक्शनरी डिटेल्स लिखनी होती हैं और लास्ट में हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल्स लिखनी होती हैं फुटर में। तो ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। हेडर फुटर मार्क, इट इज़ यूज टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। तो कहते हैं ना हम हाईलाइट कर देते हैं, मार्क, मैं ये चीज़ मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मार्क करने के लिए यूज़ होता है। सेक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ डिवीजन ऑफ कंटेंट। जैसे हम कहते हैं ना सेक्शंस बना दो, यानी कि जो हमारा कंटेंट है उसको डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम डिफरेंट हेडिंग्स यूज़ कर लेते हैं। हमने हेडिंग यूज़ कर ली, एक चीज़ का पार्ट, दूसरी चीज़ का पार्ट, क्योंकि जब एक ह्यूज पैराग्राफ बन जाएगा तो उसको वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता और सारा कोई भी नहीं पढ़ता। लेकिन अगर आप उसकी हेडिंग्स दे के करें तो वो हेडिंग्स के अंदर अगर एक एक पैराग्राफ हो तो वो पढ़ा जाता है। उसके बाद है नेव, इट डिफाइंस अ सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट नेविगेशन लिंक्स। नेव किस लिए है, नेविगेशन लिंक यूज विद इन अ डॉक्यूमेंट। ये हमें क्या करता है, नेविगेशन लिंक को डिफाइन करता है कि ये लिंक कहाँ से इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बाद है टाइम आपको देख के पता लग गया टाइम किस लिए। दिस टैग यूज टू रिप्रेजेंट डेट टाइम इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। फंक्शनैलिटीज सच एज शेड्यूलिंग कैन बी ऑफर्ड बाय द यूजर एजेंट्स एंड रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सर्च इंजन कैन बी डिस्प्ले टू द यूजर। ये टाइम शो कराता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो रिकॉर्डिंग के बाद एक हमारे पास टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। ये इसके अंदर के कौन सी चीज़ कितने टाइम में डिस्प्ले हुई, या माइक्रो सेकंड्स के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे टाइम डेट डिस्प्ले हो जाती है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट यानी कि जो इंसान पढ़ सके, मशीन लैंग्वेज में हमें नहीं देता। फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज करता है। समरी, इट इज़ यूज्ड विद इन, समरी क्या होती है, डिटेल्स के लिए यूज़ होती है। समरी का सिंटैक्स यूज़ होता है जहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं। इट इज़ यूजली हिडन बट व्हेन क्लिक बाय द यूज़र इट बिकम्स विजिबल। समरी में ज़्यादातर ये होता है कि जब हम बनाते हैं, ये है एलिमेंट्स जो HTML में यूज़ हम करते हैं। मेजरली तौर पे समरी हमारे पास हिडन होती है क्योंकि एक्चुअली हम सब कुछ बता चुके होते हैं, उसमें एक वो बिल्कुल उसको समराइज़ किया जाता है। लेकिन जब हम क्लिक करते हैं, हिडन व्हेन क्लिक बाय द यूज़र, लास्ट में एक वो छोटा सा डिस्प्ले होता है, उसको क्लिक करो तो वो हमारे पास शो हो जाती है। कैनवास, इट इज़ अ कंटेनर फॉर ग्राफिक्स एंड यूज फॉर रेंडरिंग डायनेमिक ग्राफिक्स सच एज ग्राफिक्स और शेप्स ऑन टू द फ्लाई। कैनवास को देख के पता लग गया, कैनवा से ही माइंड में ग्राफिक्स आ जाती है कि ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज अलॉन्ग विद द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इज़ बीइंग वाइडली यूज इन गेम डेवलपमेंट। ये जो है ये गेम डेवलपमेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ भी यूज़ हो जाता है और गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। कैनवास जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। डाटा लिस्ट क्या होती है, डाटा लिस्ट पता लगेगा, डाटा को लिस्ट कर रहे हैं। दिस हेल्प्स अ यूज़र टू इजीली फिल डाटा इन द फॉर्म यूजिंग द लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस। यानी कि एक हमारे पास लिस्ट है, उसमें ऑलरेडी ऑप्शन है। जैसे कि अब मैंने एक लिस्ट बनानी है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखो। अब हर बच्चा उसमें नाम, रोल नंबर और सेक्शन ही लिखेगा। डाटा लिस्ट क्या होती है, यानी कि एक डाटा हमें चाहिए, हमने उसकी लिस्ट दे दी और उसी के अंदर वो डाटा उतनी ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुट होगा। प्रोग्रेस, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क सच एज लोडिंग और डाउनलोडिंग। ये हमें प्रोग्रेस शो कराता है। आउटपुट क्या होती है, इट शोज द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशंस परफॉर्म बाय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन जावास्क्रिप्ट। ये हमें आउटपुट शो कराती है। की जनरेशन, इट जनरेट्स एनक्रिप्शन की जनरेशन वर्ड से पता लगा, इट जनरेट्स एनक्रिप्शन फॉर पासिंग इंक्रिप्टेड डाटा टू द सर्वर। ये हमें की दे देती है जिससे हम जो डाटा होता है उसको सर्वर को दे दें। इट यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी है। की जनरेशन क्या होती है, कीज़ हमारे पास किस लिए होती है, हमेशा सेफ्टी के लिए होती है, तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है। वो कहते हैं इसके बाद सबमिशन के बाद दो कीज़ होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। द प्राइवेट की स्टोर्ड लॉक के लिए एंड द पब्लिक की इज सेंड टू द सर्वर। जो प्राइवेट की होता है वो हम अपने पास स्टोर करते हैं और जो पब्लिक होती है वो सर्वर को देते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ HTML, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़र फ्रेंडली। ये सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा, जो उसके अंदर हमारे पहले टफ फीचर्स लगे हमने उनको हटा दिया, हमने इजी फीचर्स लिए, आउटपुट, डिस्प्ले, फिगर कैप्शन, ये बहुत इजी थे, आपने इनको माइंड में ज़्यादा अच्छे से रखने। एडवांटेजेस ऑफ HTML यानी कि यूज़र फ्रेंडली हो गया, HTML इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स। अच्छा, ये नहीं है कि ये ब्राउज़र है तो यूज़ होगा, ये होगा तो नहीं होगा यूज़, इस तरह वाला किस्सा नहीं है। उसने कहा सब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, नॉट मच कंसिडरेशन नीड्स टू बी गिवन टू चेक कंपेरेटिव विद इन द ब्राउज़र। ज़्यादातर चीज़ें कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इट कैन बी ईजिली इनकॉर्पोरेटेड विद वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोवाइड एडिट फंक्शनलिटीज़ एंड डायनामिज्म। वो क्या कह रहे हैं कि बहुत इजी, जब HTML में आपने डिज़ाइनिंग कर ली, अगर आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगा लेना, बहुत आसानी से ये स्टैटिक टू डायनामिक में चला जाता है, अपनी फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करने लग जाता है, इतना टफ नहीं है। इट इज़ फ्री एंड प्रेजेंट एज डिफ़ॉल्ट इन एवरी विंडो। ये फ्री होता है और बाय डिफ़ॉल्ट हर विंडो के अंदर अवेलेबल होता है। HTML कैन बी ईजिली इनकोडेड विद बेसिक नॉलेज एंड इज़ वाइडली यूज्ड। वो कह रहे हैं आराम से ये इनकोड हो जाता है। इनकोड और डिकोड का कंसेप्ट ये है, जब मेरे पास कोई डाटा है सोर्स कोड में और मैं उसको आगे सेंड कर रही हूँ तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इनकोड हो जाता है। यानी कि मेरा डाटा जब मैंने आगे सेंड किया तो वो इनकोड हो गया, और जब अगले बंदे ने उसी डाटा को अगेन ओपन किया तो वो डिकोड हो गया। डिकोड होता है यानी कि इनकोड होता है यानी कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और डिकोड होता है यानी कि मशीन कोड को वापस से सोर्स कोड में कन्वर्ट करना। ये आराम से क्या कर देता है, डाटा को इनकोड कर देता है। वो डाटा को इनकोड क्यों करता है? यानी कि मैंने जो डाटा परफॉर्म किया उसको इसने इनकोड करके रख दिया। मैंने जो डाटा इसमें पुट कर दिया, मेरे पास तो डिकोड था, मैंने इसको इनकोड कर दिया। जब फिर यूज़र वापस से इसे ओपन करेगा तो वापस से ये डिकोड फॉर्म में नज़र आएगा, यानी कि बैक एंड पे ये इनकोड फॉर्म में होगा, लेकिन जब डिस्प्ले होगा तो ये डिकोडेड होके आएगा। इट इज़ द मोस्ट फ्रेंडली सर्च इंजन है हमारे पास। इट्स ईजिली डिलीवर्स यूज़र क्वालिटी वेबसाइट्स विद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ये कह रहे जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारी क्वालिटी होती है, जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट देते हैं। HTML कैन बी ईजिली एडिटेड यूजिंग सिंपल एडिटर्स। बहुत आराम से एडिट हो जाता है सिंपल एडिटर से, नोटपैड से और अदर टेक्स्ट फॉर्मेट से, यानी कि इसके लिए हमें कोई स्पेशल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो थोड़े से लेने पड़ेंगे। HTML कैन डिप्लॉय ओनली स्टैटिक वेब पेजेस, thus for dynamic web pages other technologies can be incorporated। इसका कंसेप्ट हमें पता है, हमारी बात हुई थी कि जो HTML है वो किस लिए होता है, स्टैटिक वेब पेजेस के। जब तक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है वो किस लिए होती हैं, स्टैटिक के लिए। जब हमें डायनेमिक चाहिए होती है हमें उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड करनी पड़ती है। सिर्फ इसका ये डिसएडवांटेज है कि हमें डायनेमिक वेबसाइट में सपोर्ट नहीं करता जब तक कोई लैंग्वेज ना हो। A lot of code needs to be written to develop a simple website, thus making the process cumbersome। उसने कहा थोड़ा सा हमें कोडिंग करनी पड़ती है। अगर एक आपने कंपनी की वेबसाइट बनानी है, अब ये तो नहीं है कि आप एक लाइन लिखेंगे वो हो जाएगी, तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है ज़्यादा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवेल्प अट्रैक्टिव वेबसाइट विद HTML अलोन एंड CSS नीड्स टू बी। अब उन्होंने कहा कि जो HTML अकेले है ना वो भी इतनी चीज़ें नहीं कर सकता, उसको साथ किसी की हेल्प चाहिए, यानी कि 1 से 1 11। जैसे अभी ऊपर कहा था कि जो HTML4 में ये चीज़ें यूज़ हुई, हमने उनको ख़त्म कर दिया और उनको रिप्लेस किससे कर दिया, CSS से। कि भाई HTML के अंदर ये गलतियाँ थी, हमने उसके अंदर ये गलतियाँ रिमूव कर दी, और जो CSS में ये अच्छी चीज़ें हैं अब वो वाली HTML यूज़ करेगा। अब उनका ये भी एक मसला है कि वो अकेले उतना नहीं कर सकता, अब उसको CSS की ज़रूरत पड़ती है। द ऑफर्ड सिक्योरिटी फीचर्स आर लिमिटेड एंड नॉट सो रिलायबल इन द लॉन्ग रन। उनका जो फीचर्स हैं वो लिमिटेड है। अब उसके फीचर्स लिमिटेड क्यों हैं? क्योंकि वो बस स्टैटिक पे काम करते हैं, हमें सिर्फ वो डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है जब तक HTML है। जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुट करेंगे वो डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होगा तो वो लॉन्ग रन तक भी रहेगा, नॉट रिलायबल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वो स्टैटिक है, वो मतलब डाटा इन्फेक्शन नहीं दे रहा हमें, ये उसके ड्रॉबैक है। जहाँ तक HTML यूज़ हो रहा है वहाँ तक स्टैटिक है, और स्टैटिक के ड्रॉबैक्स जो हैं वो HTML के ड्रॉबैक्स हैं। HTML shows unpredictable behavior across different browsers. Even though it is compatible with the most of the browsers, it still shows different results. अब HTML डिफरेंट रिजल्ट भी शो करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक चीज़ क्रोम पे ओपन करूँ, मैं क्रोम पे सर्च करूँ एक वेबसाइट, तो उसका डिस्प्ले चेंज होगा। लेकिन अगर वही चीज़ मैं गूगल पे सर्च कर लूँ तो उसका थोड़ा सा चेंज होगा, होता सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिस्प्ले में
हमारा हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर मेरे पास एक चीज़ आगे 2 बाइट में शो करवाती है और मेरी चीज़ 2 बाइट की है तो वो क्लियर सेम टू सेम वो देगा। लेकिन अगर अगली है 2 बाइट और मेरी है 4 बाइट की तो वो उसको थोड़ा सा चेंज करके देगा। तो इतना ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है, छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। वो किस लिए हो चुके हैं, डिसएडवांटेज है वो CSS के थ्रू हम उसको अच्छी इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है डायनामिक के लिए, इनका वो छोटा छोटा वो जो डिपेंडेंसी है वो उनको ड्रॉबैक्स मिले हैं। एरर डिटेक्शन कैन बी कॉस्टली सिंस द यूज़र हैज़ टू एनालाइज द एरर जस्ट बाय द वेब पेजेस दैट अपीयर आफ्टर द कोडिंग। और कहते हैं एरर डिटेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। अब हमने एक चीज़ डिज़ाइन की, अब अगर वो डिज़ाइन हो गई है वो सामने हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी और जब वो सारी डिस्प्ले होगी तब हमें पता लगेगा भाई इसमें तो ये मसला है। फिर हमें सारी को जाके देखना पड़ेगा, अच्छा जी अब इस जगह पे एरर है। Prerequisites to learn HTML. HTML is a fairly easy language and requires one basic computer literacy and knowledge of working with files. उनका सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए, हम HTML पे काम कर लेंगे। After further knowledge of a programming language would add to the benefit of web development using HTML. कह रहे हैं अगर ज़्यादा नॉलेज है तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना बेसिक से भी काम चल जाएगा। बेसिक HTML पेज। अब बेसिक HTML पेज में ये बेसिक पेज के अंदर टैग्स साथ ऐड किए गए हैं। HTML is made up of elements that are responsible for displaying the content of the browser and are represented by tags. ये इसमें टैग्स बता दिए हैं। बेसिक इसमें टैग्स जो हैं ये सारे टैग्स जो नीचे डिफाइन किए गए ये ऊपर उसने दिखाए हैं। क्या किया, HTML हेड, वेलकम टू द डाटा फेयर, टाइटल, हेड, वेलकम, इस तरह मतलब डिफरेंट टैग्स यूज़ कर दिए, लिख दिए। जस्ट एज एग्जाम्पल पेज है, आगे हम वर्क करेंगे तो पता लग जाएगा। अब इसके हम टैग्स दे देते हैं। द फाइल इज सेव्ड विद HTML एक्सटेंशन। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल आ रही है। अब इसमें है HTML एलिमेंट इज़ द पेरेंट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML जो टैग है वो किस लिए है, पेरेंट टैग है। भूल गए, डॉक्यूमेंट टाइप HTML इंडिकेटेड टू द ब्राउज़र HTML टाइप ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप HTML क्या है, यानी कि डॉक्यूमेंट की एक टाइप है HTML के अंदर। वही चीज़ उन्होंने हमें नीचे बता दी है। ये किसी भी डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। फिर क्या है HTML, ये क्या होता है, पेरेंट टैग है, यानी कि अपना पेरेंट टैग है। उसके बाद है हेड, एलिमेंट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेब पेज दैट इज नॉट डिस्प्लेड टू द यूजर, इट इंक्लूड्स अदर टैग्स। ये आते हैं हेड जो डिस्प्ले नहीं होता। जैसे हमारे पास हेडर होता है, जब भी हमारी कोई फाइल होती है हेडर में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास वैसे डिस्प्ले नहीं होती। हमारे पास फाइल के अंदर हमारे पास कंटेंट होता है जो हमें चाहिए होता है। जो हेडर होता है वो नहीं होता इस तरह डिस्प्ले। स्टाइल, इट कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू CSS स्टाइलिंग। अभी कहा था कि हमारे जो स्टाइल के लिए था हमने उसको क्या कर दिया, उसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स थे, उनको हमने चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया था, CSS में, कि हम स्टाइल का वर्ड यूज़ करेंगे और उसमें हम वो चीज़ करेंगे कन्वर्ट। मेटा, दिस कंटेन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। जैसे आपने कभी लफ्ज़ पढ़ा हो मेटा डाटा का जो वर्ड्स था वो ह्यूज डाटा के लिए, मतलब डाटा का आगे मज़ीद डाटा, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना उस इंफॉर्मेशन को, मेटा का वर्ड ही इसलिए यूज़ होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी है लेकिन उसके अंदर टू द पॉइंट व्यू या एडिशन करते हैं। स्क्रिप्ट से पता लग रहा है जावास्क्रिप्ट कोड टू प्रोवाइड डायनेमिक वेब पेजेस। स्क्रिप्ट से पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि कोई स्क्रिप्ट चाहिए डायनेमिक बनाने के लिए। स्टैटिक से डायनेमिक के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, हम ये यूज़ करते हैं जब हमने डायनेमिक बनानी होती है। लिंक, दिस टेक्स्ट लिंक्स द करंट डॉक्यूमेंट विद अदर वेब पेजेस और एक्सटर्नल। अब ये स्टाइल ऑब्जेक्ट्स, अब ये लिंक किस लिए यूज़ हुआ है, लिंक बनाने के लिए। टाइटल, इट रिजाइड्स इन द हेड टैग एंड डिफाइंस द नेम ऑफ द वेब पेज। अच्छा, अब जो हेड होता है ना, जो हेड टैग यूज़ होता है उनका, अब हमने यहाँ पे हेड टैग यूज़ कर दिया तो हमें पता लग गया ये जो जगह है ये हेडिंग की है। अब यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डिस्प्ले होगी। अब हेड टैग किस लिए यूज़ होता है, उस जगह को डिफाइन कर देता है ये हेडिंग है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं शो कर देता, हेडिंग लिखा हुआ नहीं आ जाता। जब भी हम कोई चीज़ हेडिंग में करते हैं हमें पता होता है ये हेडिंग है, लेकिन हम ये नहीं करते वहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, हम वहाँ टाइटल लिखते हैं। तो जहाँ पे हेडिंग की जगह हमने टैग लगाया था उसी जगह पे हम टाइटल को डिस्प्ले करते हैं टाइटल टैग से। बॉडी, दिस कंटेन्स द पेज कंटेंट दैट विल अपीयर ऑन द वेब पेज। बॉडी वो होती है जो कंटेंट हमारे पास अपीयर होते हैं, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर अप्लाई करने के बाद। H1, इट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। H1 होता है डिफाइंस लार्ज हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग है। अगर यहीं पे उसके बाद है P, इट डिफाइंस अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को डिस्प्ले करती है। दिस एलिमेंट्स आर एक्सप्लेन्ड इन द फर्दर सेक्शंस इन डिटेल।
आगे इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे।